Assalamu alaikum, dear students. I welcome you all to the digital platform of Valley Institute of Quality Education, BIMNA. जैसे आपको पता है बेटे, आवर इन्वायरमेंट लेक्चर सीरीज जो है स्टार्ट की गई है। तो आज बेटे जो है तीसरा वीडियो लेक्चर लेके हम आपके सामने हैं। और लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था पिरामिड्स के बारे में। पिरामिड क्या होता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या है, पिरामिड ऑफ बायोमास आज बात करेंगे उसके बारे में। और इसी तरीके से बेटे पिरामिड ऑफ नंबर के बारे में भी बात करेंगे। तो आगे चलते हैं बेटे। जैसे आपको पता है कि मैंने आपको पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में बताया है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी बेटे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किस चीज की, एनर्जी फ्लो का। एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अदर ट्रॉपिक लेवल बेटे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम पिरामिड ऑफ एनर्जी कहते हैं। जैसे मैंने परसों आपको बताया और आपको याद रखना है, पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है, जो इसका ग्राफ है बेटे, जो इसका पिरामिड है, एनर्जी का जो पिरामिड है वो हमेशा आपको अपराइट मिलेगा। अब हमारे पास और भी दो पिरामिड्स है जिनके बारे में बेटे आज डिस्कस होगा। और आपको मैंने ये चीज याद रखनी है बेटे, मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, पिरामिड ऑफ एनर्जी है कभी इन्वर्टेड नहीं हो सकता, लेकिन पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ बायोमास जो है वो इन्वर्टेड भी हो सकते हैं, वो स्पिंडल शेप के भी हो सकते हैं और अपराइट भी होते हैं। तो सबसे पहले बेटे हम बात करेंगे पिरामिड ऑफ नंबर की। जो पिरामिड ऑफ नंबर है, किस तरीके से हम ट्रॉपिक लेवल्स का जो है नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपको पता है हमारे पास प्रोड्यूसर्स का नंबर होता है, प्राइमरी कंज्यूमर का नंबर है, सेकेंडरी कंज्यूमर का नंबर है, इसी तरीके से हमारे पास टर्शियरी कंज्यूमर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बेटे आपके पास एक गिवन एरिया है, गिवन एरिया में मैं आपको बता दूंगा, एक फॉरेस्ट में चले जाएंगे, मैं आपको बता दूंगा, जरा मुझे बता दो बेटे प्लांट्स कितने आपको मिले। आपको प्लांट्स, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ गिवन एरिया एक स्पेसिफिक टाइम में मैं आपको बता दूंगा, जरा मुझे रेशियो बता दो। फिर मैं आपको बता दूंगा जरा आप प्राइमरी कंज्यूमर मतलब हर्बीवोर्स को भी देख लो, हर्बीवोर्स का नंबर कितना है। फिर मैं आपको बता दूंगा बेटे कार्निवर देख लो, कार्निवर का नंबर क्या है। फिर मैं आपको बता दूंगा टॉप कार्निवर बता दो। तो आप जो ही रेशो लाओगे, मुझे लगता है आप भी यही बात कहोगे, सर हमारे पास सबसे ज्यादा प्लांट्स का नंबर है, उसके बाद हर्बीवोर है, उसके बाद कार्निवोर है, उसके बाद बेटे टॉप कार्निवोर है। यही कहोगे ना, क्योंकि आप फॉरेस्ट में चले गए हैं, कभी आपने विजिट किया होगा किसी भी फॉरेस्ट में, वहां पे आपने प्लांट्स इधर से भी देखे होंगे, उधर से भी देखे होंगे, इधर से भी देखे होंगे, हर साइड से बेटे आपने प्लांट्स की डिफरेंट डाइवर्सिटी देखी होगी। प्लांट्स का नंबर इसलिए क्या है बेटे, प्रोड्यूसर्स का नंबर एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम में ज्यादा है। और आपको वहां पे हर्बीवोर्स भी मिले होंगे, लेकिन बहुत कम मिलेंगे हर्बीवोर। और अगर आपको वहां पे बेटे कार्निवोर भी मिले होंगे, लेकिन उनका नंबर हर्बीवोर से भी कम होता है। इसीलिए यहाँ का भी जो ग्राफ है पिरामिड ऑफ नंबर की जब बात करेंगे, जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम की जब बात करते हैं, तो वहां पे भी पिरामिड ऑफ नंबर जो है वो अपराइट बनेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर प्रोड्यूसर्स का है, उससे कम प्राइमरी कंज्यूमर का, उससे कम सेकेंडरी कंज्यूमर का, उससे कम टर्शियरी कंज्यूमर का। तो उसको बेटे इस चीज को रिप्रेजेंट करने को हम पिरामिड ऑफ नंबर कहते हैं। पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है ऑलरेडी बेटे मैंने डिस्कस किया हुआ है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या है, किस तरीके से ग्राफ बनता है, क्या अपराइट होता है, क्या इन्वर्टेड ग्राफ होता है। फिलहाल पिरामिड ऑफ बेटे नंबर की यहां पे बात हो रही है। पिरामिड ऑफ नंबर क्या है बेटे, ये हम ट्रॉपिक लेवल्स के नंबर को बेटे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of number of individuals at each tropic level। हर एक ट्रॉपिक लेवल पे बेटे आपको नंबर देखना है, रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने कहा बेटे जो ही आप एक फॉरेस्ट में चले जाएंगे, फॉरेस्ट में आपको बेटे क्या मिलेगा, प्लांट्स मिलेंगे ना। प्लांट्स को हम क्या कहते हैं इकोलॉजी में, इकोलॉजी में आप बेटे प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहेंगे। इसी तरीके से हमारे पास क्या है बेटे,
प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर को आप क्या कहोगे बेटे, हर्बीवोर्स। इसी तरीके से बेटे आपको मिलेगा वहां पे सेकेंडरी कंज्यूमर भी मिलेंगे, इसी तरीके से बेटे आपको टर्शरी कंज्यूमर भी मिलेगा। तो सबसे ज्यादा नंबर किनका है बेटे, प्रोड्यूसर्स का नंबर है, इसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर है, इसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर है, उसके बाद टर्शरी कंज्यूमर है। तो इनका नंबर बेटे कम है, इनका इससे ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है। डाउन द ग्रुप जो ही आप बेटे इस रो को, इस कॉलम को नीचे जाएंगे तो आपका जो ग्राफ है वो एक्सपेंड हो जाएगा, जो ही अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे ये कंट्रैक्ट हो जाएगा। कंट्रैक्ट होने का मतलब यहाँ पे नंबर कम हो रहा है और एक्सपेंड होने का मतलब है यहाँ पे नंबर ज्यादा हो रहा है। तो ये कौन सी एग्जांपल है, ये बेटे फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है हमारे पास है, डिफरेंट तरह के फॉरेस्ट्स हमारे पास होते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट्स है। तो फिलहाल हमने किसी भी फॉरेस्ट की एग्जांपल ली है, वहां पे प्रोड्यूसर का नंबर ज्यादा है प्राइमरी कंज्यूमर से, प्राइमरी कंज्यूमर का नंबर ज्यादा है सेकेंडरी कंज्यूमर से, और सेकेंडरी कंज्यूमर का नंबर ज्यादा है टर्शियरी कंज्यूमर से। और यही है ना बेटे पायरामिड ऑफ नंबर। और पायरामिड ऑफ नंबर में आप क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज को बेटे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को एट ईच ट्रॉपिक लेवल। तो इसी तरीके से अगर हम बेटे और एक ग्राफ देखेंगे, हम एक एग्जांपल लेंगे बेटे एक ट्री इकोसिस्टम की, हम बेटे एग्जांपल लेंगे किस चीज की बेटे, ट्री इकोसिस्टम की। जो हमारे पास एक ट्री इकोसिस्टम होता है, हम देखेंगे कि ट्री इकोसिस्टम में किस तरीके का जो है पिरामिड बनेगा। तो बेटे ये था पिरामिड ऑफ नंबर फॉरेस्ट इकोसिस्टम के हवाले से। अब अगर हम देखेंगे ट्री इकोसिस्टम, या उसको बेटे पैरासाइट इकोसिस्टम भी कहेंगे। आपके पास बेटे एक ट्री है, यहाँ पे आप देखो इस ट्री पे बेटे आपको, ट्री तो एक ही है, आप देखो इसके ऊपर कितने बर्ड्स हैं, यहाँ पे एक बर्ड है, यहाँ पे दूसरा बर्ड है, यहाँ पे तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। तो बेटे हमारे पास ट्री एक ही है, बर्ड्स कितने हैं, 5 है। तो बर्ड्स का नंबर क्या है, ट्री से ज्यादा है। तो बेटे यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा। तो देखो बेटे ये हमारे पास एक ट्री आपने ले लिया है, ये प्रोड्यूसर है, इससे ज्यादा किसका नंबर है, इससे ज्यादा बेटे जो हमारे पास हर्बीवोर है, जो हमारे बर्ड्स है, जिनको आप यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर या बर्ड्स आप कहेंगे, बर्ड्स का नंबर इनसे ज्यादा है। इन बर्ड्स के ऊपर बेटे, इन बर्ड्स के ऊपर डिफरेंट तरह के पैरासाइट्स होते हैं, या इनके अंदर बेटे डिफरेंट वर्म्स होते हैं, इनके ऊपर इंसेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक बर्ड के ऊपर 3 इंसेक्ट्स है, मतलब ना इसके ऊपर जो है एज पैरासाइट रहते हैं 3 इंसेक्ट्स है। तो 5 पे हो गए ना 15। तो नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है बेटे, नंबर बढ़ रहा है। तो मेरे बेटे जो यहाँ का ग्राफ बनेगा, तो हमारे पास इंसेक्ट्स या आप कहेंगे पैरासाइट्स। तो हमारे पास यहाँ पे जो ग्राफ बन रहा है वो बन रहा है इन्वर्टेड। क्या ग्राफ बन रहा है बेटे, इन्वर्टेड ग्राफ बन रहा है, क्योंकि ट्री का प्रोड्यूसर का नंबर क्या है बेटे, कम है, एक ही है। बर्ड्स का नंबर उससे ज्यादा है, बर्ड्स के ऊपर जो पैरासाइट्स रहते हैं तो उनका नंबर जो है वो उससे भी ज्यादा है। तो इसीलिए आप ट्री की जब बात करेंगे तो हम कहेंगे यहाँ पे जो ग्राफ बन रहा है बेटे वो इन्वर्टेड ग्राफ बन रहा है। तो हमारे पास 2 तरह के बेटे ग्राफ्स है, 2 तरह के पिरामिड्स है। पिरामिड ऑफ नंबर की जब बात हो रही है, पिरामिड ऑफ नंबर में आपने फॉरेस्ट इकोसिस्टम देखा, तो हमारे पास ग्राफ अपराइट बना, अपवर्ड ग्राफ बना है, और यहाँ पे डाउनवर्ड ग्राफ बना है, या बेटे इन्वर्टेड ग्राफ आप कहेंगे, इन्वर्टेड पिरामिड कहेंगे, जबकि बेटे एक ट्री इकोसिस्टम की बात आती है। नीट में बेटे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक ट्री इकोसिस्टम में कौन सा पिरामिड बनेगा, क्या अपराइट बनेगा, क्या स्पिंडल शेप का बनेगा, या मेरे बेटे कोई और ग्राफ बनेगा, या इन्वर्टेड ग्राफ बनेगा। तो खैर ये था हमारे पास बेटे पिरामिड ऑफ नंबर। इसी तरीके से आगे चलते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास जो इकोलॉजी है इसमें 3 तरह के पिरामिड्स है। पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलरेडी बेटे जो है कंक्लूड हो चुका है। इसी तरीके से हमारे पास पिरामिड ऑफ नंबर, और इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पिरामिड है उसका नाम है पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास का मतलब क्या है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास कितना वेट है या कितना मास है।
हम कहेंगे बेटे हमारे पास डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स है। जैसे हमारे पास एक प्लांट जो है उसके पास कितनी टेंडेंसी है कि वो कितने फूड को बेटे मैन्युफैक्चर कर सकता है, मतलब उसके पास जो पोटेंशियल है, क्या पोटेंशियल है एक ऑर्गेनिज्म के पास कि वो कितना अमाउंट ऑफ फूड, कितने वेट ऑफ फूड को बेटे मैन्युफैक्चर कर सकता है। एक इंसान के पास कितना बेटे फूड प्रेजेंट है, एक ऑर्गेनिक मैटर कितना प्रेजेंट होता है, उसको हम बेटे बायोमास कहते हैं। तो पायरामिड ऑफ बायोमास देखेंगे बेटे, पायरामिड ऑफ बायोमास क्या होता है, और पायरामिड ऑफ बायोमास के बाद हम उसके भी बेटे क्या देखने हैं, उसका भी पायरामिड देखना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है बेटे पायरामिड ऑफ बायोमास को। मैंने क्या कहा, पायरामिड ऑफ बायोमास क्या होता है बेटे? पायरामिड ऑफ बायोमास में आप याद रखेंगे कि हर एक ट्रॉपिक लेवल के पास कितना फूड प्रेजेंट होता है, या एक ट्रॉपिक लेवल के पास कितना ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, उसको हम बेटे बायोमास कहते हैं। द ग्राफिकल, शाबाश बेटे याद रखना है आपको, द ग्राफिकल, और आगे जाके 12th में भी इकोलॉजी है, वहां पे इस चीज को रिवाइज होना है। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर या बेटे ऑर्गेनिक मैटर को आप फूड भी कह सकते हैं, एट ईच ट्रॉपिक लेवल, एट ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ आवर इकोसिस्टम। हमारे इकोसिस्टम में हर एक ट्रॉपिक लेवल के पास कितना बायोमास प्रेजेंट होता है, कितना ऑर्गेनिक मैटर बेटे प्रेजेंट होता है, और उसी को हम पायरामिड ऑफ बायोमास कहा करते हैं। पायरामिड ऑफ बायोमास जो है इसके भी बेटे दो तरह के पायरामिड्स बनते हैं, एक अपराइट पायरामिड बनेगा और दूसरा बेटे जो है वो इन्वर्टेड पायरामिड बनेगा। अपराइट कहां पे बनेगा और इन्वर्टेड कहां पे बनेगा, मैं आपको बेटे ये चीज समझाऊंगा कि अपराइट पायरामिड किस तरह से बनता है। ले लो बेटे फॉरेस्ट इकोसिस्टम, क्या ले लोगे बेटे? फॉरेस्ट इकोसिस्टम। जो ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, और यहां से हम लेंगे बेटे एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम लेंगे एक साइड से, और एक साइड से बेटे क्या लेते हैं? फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आपको पता है जिम्नोस्पर्म्स है, बड़े बड़े प्लांट्स हमारे फॉरेस्ट में प्रेजेंट होते हैं, और जो फॉरेस्ट है जो बड़े बड़े प्लांट्स है, जो वहां पे साइकास है, कॉनिफर्स है, पाइनस है ना, बहुत सारे प्लांट्स है, बड़े बड़े प्लांट्स है, जिनके पास बहुत पोटेंशियल होता है कि वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर को बेटे स्टोर कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो हम कहेंगे फॉरेस्ट में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं इनके पास ज्यादा पोटेंशियल है, क्या चीज स्टोर करने का? बायोमास बनाने का भी और स्टोर करने का भी उनके पास एक अच्छा खासा बेटे जो है पोटेंशियल है। तो अब हमारे पास जो प्लांट्स है, जब इनके पास ज्यादा प्लांट्स का नंबर ऑलरेडी मैंने बता दिया है ज्यादा है, तो इसका मतलब है ये इनके पास ज्यादा बायोमास भी होगा, और इनसे जो डायरेक्ट जो फूड हासिल करने वाले लोग हैं वो हर्बीवोर है या प्राइमरी कंज्यूमर है, तो इसके बाद बायोमास उनके पास चला जाएगा, उसके बाद प्राइमरी के बाद जाएगा सेकेंडरी में, सेकेंडरी के बाद जाएगा टर्शरी में। तो मेरे कहने का मतलब है जब हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा बायोमास प्रेजेंट होगा प्रोड्यूसर्स के पास, और सबसे कम बायोमास होगा बेटे प्रेजेंट किनके पास? कॉर्निवर्स के पास, या प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कंज्यूमर्स के पास सबसे कम बायोमास होगा, क्योंकि टर्शियरी कंज्यूमर जो है उनका नंबर ऑलरेडी कम है, और यहां से प्लांट्स का नंबर ज्यादा है, और प्लांट के पास मतलब एक कंसिडर करो हमारे पास एक बड़ा जिम्नोस्पर्म है, बहुत सारे हैं, उनकी लेंथ भी 100-120 मीटर तक होती है, गिगनशिया है, सूकिया है, बड़े जिम्नोस्पर्म्स है, उनके पास फॉर एग्जांपल अगर 100 केजी बायोमास प्रेजेंट होगा, क्या बेटे एक टाइगर के पास 100 केजी बायोमास हो सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। बहुत कम बायोमास बेटे जो है एक एनिमल के पास, एक टर्शियरी कंज्यूमर के पास हो सकता है, और सबसे ज्यादा मतलब ज्यादा बायोमास जो प्रेजेंट है वो सिंपल सी बात है, हमारे पास वी हैव कॉम्प्लेक्स प्लांट्स लाइक जिम्नोस्पर्म्स, तो जिम्नोस्पर्म्स के पास बेटे जो है ज्यादा बायोमास होता है। इसलिए हम कहते हैं यहाँ का भी जो पायरामिड बनेगा वो अपराइट बनेगा। किस तरीके से बेटे? प्रोड्यूसर ले लो,
प्रोड्यूसर के पास ज्यादा बायोमास है, प्रोड्यूसर के बाद बेटे कंज्यूमर ले लोगे, प्राइमरी कंज्यूमर कम बायोमास है, इससे प्राइमरी के बाद ले लोगे बेटे सेकेंडरी कंज्यूमर, बायोमास जो है कम हो रहा है, और लास्ट में जो टर्शरी कंज्यूमर लेंगे उसके पास सबसे कम बायोमास होगा। लेकिन बेटे मैंने कहा इस ग्राफ को आप हमेशा अपराइट कहोगे, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो ये कंट्रैक्ट हो रहा है। जो हमारे पास पिरामिड है, जो हमारे पास कॉलम्स है, जो हमारी सेल्स है, ये कंट्रैक्ट हो रही है। तो इसी तरीके से बेटे अगर हम बात करेंगे किस चीज की, अगर हम बेटे बात करेंगे दूसरे इकोसिस्टम की, एक्वाटिक इकोसिस्टम की, वहां पे छोटे छोटे प्लैंकटन्स होते हैं, वहां का ग्राफ बेटे आपको ऐसा मिलेगा। क्योंकि हमारे पास प्लैंकटन्स के पास उतना बायोमास नहीं होता है। एक प्लैंकटन ले लो, मतलब एक माइक्रोस्कोपिक प्लैंकटन ले लो, लाइक वी हैव डाइनोफ्लैगेलेट्स, वी हैव डायटम्स, वी हैव डेस्मिड्स, वी हैव एग्लूनाइड्स, वी हैव क्राइसोफाइटा, वी हैव बैसिलियोफाइटा, वी हैव साइनोबैक्टीरिया। हमारे पास बहुत सारे प्लैंकटन्स है, नेक्टन्स है, न्यूस्टन्स है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो पानी में रहते हैं, काफी ज्यादा छोटा इनका साइज होता है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। और इन प्लैंकटन्स के पास उतना बायोमास होगा नहीं, क्योंकि बॉडी साइज कम है। जितना बेटे इनका बॉडी साइज, जिस इंसान का, जिस इंडिविजुअल का जितना बॉडी साइज कॉम्प्लेक्स होगा, उतना उसके पास बायोमास होगा। जो प्लैंकटन है इनका साइज कम है, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स है, तो इनके पास जो बायोमास है वो भी कम ही होगा। इन प्लैंकटन से ज्यादा जो बायोमास है वो जू प्लैंकटन्स के पास होता है, क्योंकि जू प्लैंकटन्स का साइज इन लोगों से थोड़ा ज्यादा ही होता है। जू प्लैंकटन्स को बेटे इंसेक्ट्स खाते हैं, तो इसका मतलब है इंसेक्ट्स के पास ज्यादा बायोमास होगा। इंसेक्ट्स को बेटे फिशेस खाते हैं, फिशेस के पास ज्यादा बायोमास होगा। और इससे ज्यादा जो बायोमास होगा वो लार्ज फिशेस के पास, व्हेल्स वगैरह के पास बेटे बायोमास सबसे ज्यादा प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक व्हेल जो है, अगर उसका वजन 60 टन है, उसके स्टमक में बेटे 2 टन प्लैंकटन ही होते हैं। तो इसका मतलब है एक प्लैंकटन के पास बायोमास जो है वो नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू एक बड़ी फिश। हाँ, लार्ज फिश के सामने प्लैंकटन का जो बायोमास है दैट इज इक्वल टू 0, वो नेग्लिजिबल होता है। इसलिए यहाँ का जो पिरामिड बनता है वो इन्वर्टेड बनेगा। तो इसी सिलसिले में आगे चलते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। ओके, तो ऑलरेडी ये चीजें जो है हमने डिस्कस किए हुए हैं कि ट्रॉपिक लेवल जो है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि 10% लॉ क्या कहता है। व्हाट इज 10% लॉ? 10% लॉ बेटे जो है लिंडमैन ने दिया है, और 10% लॉ कहता है कि एक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में हमेशा 10% एनर्जी का फ्लो होता है। बाकी जो 90% एनर्जी है बेटे वो इन्वायरमेंट में या हमारे इकोसिस्टम में कंजर्व रहती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो हमारे पास अगर सोलर एनर्जी है, प्लांट ने सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके इसने 1000 जूल्स कोई एनर्जी प्रिपेयर की हुई है। 1000 जूल में बस 10% नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में जाएगा, उस 10% का 10% नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में जाएगा। इस तरीके से एनर्जी का फ्लो होता है। ऑलरेडी बेटे इस चीज को मैंने डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो हमारे पास बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में आपको बेटे इस तरीके से समझाऊंगा कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है। बेटे आपको पता है जो ही हमारे पास हमारी इंडस्ट्रीज होती है, फैक्ट्रीज होती है, या बड़े बड़े कारखाने होते हैं, उनसे जो टॉक्सिक वेस्ट निकलता है वो जाएगा एक्वेटिक बॉडी में। वो टॉक्सिक मिनरल साल्ट्स वगैरह जो है प्लांट्स यूज करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। उन प्लांट्स को यही प्लैंकटन्स या प्लैंकटन्स ने यूज किया है, किसी और प्लांट ने यूज किया, फिर इंसेक्ट खाएगा, तो वो टॉक्सिक चीजें इंसेक्ट की बॉडी में चले जाएंगे। फिर इंसेक्ट को स्मॉल फिश ने खाया, वो टॉक्सिक चीजें अब फिश में है। स्मॉल फिश को लार्ज फिश ने खाया, तो वो टॉक्सिक जो केमिकल्स हमने वाटर बॉडीज में एक्यूमुलेट किए थे वो अब लार्ज फिशेस में चले जाएंगे। और आपको पता है ह्यूमन्स जो है, हमारा फूड का एक पार्ट जो है वो फिशेस भी हुआ करती है, और उन फिशेस के अंदर जो टॉक्सिक चीजें प्रेजेंट है वो अब हमारी बॉडी में चला जाएगा।
तो फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अदर ट्रॉपिक लेवल जो ये टॉक्सिसिटी है ये डिक्रीज नहीं बल्कि बेटे इंक्रीज हो रही है, तो उस वाले प्रोसीजर को आप बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। जैसे आपको पता है हम अपने फील्ड में इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड ऐड करते हैं ताकि हम अपने क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करेंगे, और उन्हीं वही पेस्ट वही इंसेक्टिसाइड जो है, हाँ, इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स एंड एंटर द फूड चेन। तो इस तरीके से इंसेक्टिसाइड और जो पेस्टिसाइड है ये प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, और जो ही प्लांट ने एब्जॉर्ब किया फिर उसी प्लांट को हमने खा लिया, तो डायरेक्ट जो है ये जो इंसेक्टिसाइड या जो डिफरेंट हार्श केमिकल्स का हो या टॉक्सिक केमिकल्स का हो, हाँ, और ये डायरेक्ट एक इंसान के बॉडी में या इंसेक्ट की बॉडी में या किसी बर्ड की बॉडी में चले जाते हैं, और उस वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, इवन की डेथ भी होती है, जिस वजह से जो हमारा बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगा। ओके, तो by plants and enter food chain since these chemicals are non biodegradable। ये जो chemicals है बेटे ये non biodegradable होते हैं। These chemicals are बेटे non biodegradable। Okay, they get accumulated at every tropic level। ये हर एक ट्रॉपिक लेवल में चले जाते हैं, और अभी मैंने आपको कहा इनकी कंसंट्रेशन बेटे बिल्कुल बढ़ जाती है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अदर ट्रॉपिक लेवल। और ह्यूमंस तो आपको पता है ये हमारे ट्रॉपिक लेवल में हाईएस्ट लेवल पे है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी कहा पहले प्लांट्स ने इसको एक्यूमुलेट, पहले हमने इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड ऐड किए, प्लांट्स ने इस्तेमाल किए, प्लांट्स के बाद बेटे इंसेक्ट्स के बाद फिशेस, हाँ, और फिशेस के बाद डायरेक्ट ह्यूमंस तक बेटे ये जो टॉक्सिक केमिकल्स है चले आते हैं। तो सबसे ज्यादा इसका जो कंसंट्रेशन है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन, वो तो ह्यूमंस के पास ही चला जाता है, इसलिए हम कहेंगे इसलिए जो ज्यादा नुकसान है बेटे वो ह्यूमंस को उठाना पड़ता है। And the increase in concentration of harmful chemicals in the bodies of organisms at higher trophic level is called as biological magnification। और इसी चीज को आप biological magnification कहते हैं कि हमने फर्टिलाइजर ऐड किए, हमने इंसेक्टिसाइड ऐड किए, फंजिसाइड ऐड किए, वीडसाइड ऐड किए, अल्टीमेटली उसका इफेक्ट जो है प्लांट पे होता ही होता है, लेकिन जो ह्यूमन है दे आर ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स, है ना, मतलब हम प्लांट्स पे डायरेक्टली या प्लांट प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है जो आप ये केमिकल्स अपने बागों में, अपने फ्रूट्स में, अपने क्रॉप्स में स्प्रे करते हैं उसका डायरेक्ट असर जो है ह्यूमंस पे पड़ेगा, क्योंकि वी आर एट द हाईएस्ट ईच ट्रॉपिक लेवल, जो मतलब हमारी ट्रॉपिक लेवल है उसके हाईएस्ट पे हम ही जो आते हैं। फॉर एग्जांपल फिशेस को भी हम ही खाते हैं, प्लांट से फॉर एग्जांपल हर्बीवोर, पहले आपने प्लांट्स को किया हर्बीवोर, फॉर एग्जांपल यही मुर्गे उन प्लांट्स को खाते हैं, बाकी चीजों घास वगैरह को ऑलरेडी उसको हमने स्प्रे किया था, अब वो इन्फेक्ट हो जाएगा, उसका मीट हमने खा लिया। तो चलते हैं आगे। ओके, तो ये था बेटे यहां तक हमारे जो बायोटिक कंपोनेंट्स है हमारे इकोसिस्टम के वो कंप्लीट हो गए हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारा इकोसिस्टम है यहाँ दो तरह के बेटे कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में मैंने कहा तीन कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं और डिकम्पोजर होते हैं। प्रोड्यूसर ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद ही प्रिपेयर करते हैं, और कंज्यूमर वो होते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करते हैं, और डिकम्पोजर ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्रोड्यूसर से भी अपने न्यूट्रिएंट और कंज्यूमर से भी अपने न्यूट्रिएंट हासिल करते हैं। और हासिल कब करते हैं बेटे? जब प्लांट की डेथ होती है या जो ह्यूमंस वगैरह जो है या बाकी कंज्यूमर्स की डेथ होती है, तब जाके ये जो डिकम्पोजर है या ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आपको पता है जो हमारा इन्वायरमेंटल इश्यूज है, हमारे पास डिफरेंट तरह के इन्वायरमेंटल इश्यूज है, जिसमें बेटे एक इन्वायरमेंटल इशू आपके सामने है बेटे, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बेटे जो है डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, हमारा जो ओजोन लेयर है बेटे वो डिप्लीट हो गया है, डेटोरेशन हो गया है ओजोन लेयर का। ओजोन लेयर जो है हमारे एटमॉस्फेयर में एक लेयर है जो बेटे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, आपको पता है जो हमारा
सन है वहां से डिफरेंट तरह की जो स्पेक्ट्रम है बहुत सारी रेडिएशन निकलती है। रेडियो वेव्स है, माइक्रो है, इंफ्रा है, विजिबल है, अल्ट्रा वायलेट है, एक्सरेज है, गामा रेज है, बहुत सारी रेडिएशन सन से निकलती है। और जो हार्मफुल रेडिएशंस है जो ही बेटे वो इस ओजोन लेयर के को स्ट्राइक करते हैं तो ये रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। और इसी तरीके से जो इंफ्रारेड रेडिएशन है वो सॉइल तक आ जाते हैं, हमारी अर्थ तक आ जाते हैं, फिर इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वापस चले जाते हैं, जिसका इफेक्ट ना ग्लोबल वार्मिंग पे पड़ा है। इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से जो ही जितना वो ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगे ना हमारे एटमॉस्फेयर में या हमारे इकोसिस्टम में, उस वजह से जो इंफ्रारेड रेडिएशन है वो वापस नहीं जा सकती। वापस न जाने की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ग्लेशियर वगैरह मेल्ट हो जाएंगे। तो इसी तरीके से मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि पोल्यूशन की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो इस अर्थ के ऊपर डिफरेंट रेसेस को सरवाइव करना, ह्यूमन पॉपुलेशन को सरवाइव करना या बाकी ऑर्गेनिजम्स का सरवाइव करना आजकल जो है डिफिकल्ट हो रहा है। क्यों बेटे ये डिफिकल्ट हो रहा है? आपको पता है हमारे पास ऑटोमोबाइल्स है, उनसे डिफरेंट तरह के गैसियस पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं, या रेफ्रिजरेटर से या बाकी हमारे पास रेडियो एक्टिव केमिकल्स रिलीज होते हैं। और ये सारे टॉक्सिक केमिकल्स की वजह से हमारा ओजोन जो है उसमें ओजोन होल्स हुए हैं, जिसकी वजह से बेटे जो है ओजोन होल्स के जरिए से डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है हम तक आ सकते हैं। और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो ही हमें स्ट्राइक करेंगे उस वजह से बेटे स्किन कैंसर हो सकता है। तो इससे इसलिए बेटर है कि मतलब हमारी गवर्नमेंट जो है वो काफी अच्छे कदम उठा रहे हैं। मतलब डीजल की गाड़ियों के ऊपर बैन लग रही है, मतलब ज्यादा टाइम आप डीजल की गाड़ी नहीं चला सकते क्योंकि वहां पे ज्यादा पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं। तो इसलिए उन्होंने जो फ्यूल पे गाड़ियां चलने वाली है उनको कन्वर्ट कर दिया है, मॉडिफाई किया है एज ई व्हीकल्स, ताकि दिन ब दिन जो है पोल्यूशन, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पोल्यूशन बढ़ जाएगा। लेकिन जो गवर्नमेंट के कदम ऐसे है कि जो पोल्यूशन की रेट है वो दिन ब दिन कम हो जाए पॉपुलेशन बढ़ने से, वरना पोल्यूशन बढ़ना चाहिए और बढ़ भी जाता है। लेकिन गवर्नमेंट जो है, हमारा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है प्रॉपर इस तरीके के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है ताकि पोल्यूशन की जो रेट है वो दिन ब दिन कम हो जाए, ताकि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो बेटर तरीके से बेटे सर्वाइव करे। तो हमारे पास क्या है? ओजोन मॉलिक्यूल contains 3 oxygen atoms at high level in the atmosphere. The UV radiation split some oxygen molecules O2 into free oxygen atom which combines with oxygen molecule O2 to form ozone. It is highly poisonous ultraviolet radiation. तो आपको पता है बेटे हमारे पास जो यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से जो हमारे पास ओजोन था O3 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है? हमारा जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है ये O3 को ब्रेक करता है SO2 में और O में। तो जिस चीज की वजह से बेटे जो ये है ब्रेक हो गया है, हाँ, तो ब्रेक होने की वजह से बेटे जो ही ओजोन, ये तो पोल्यूशन की वजह से ये सारा ओजोन होल्स क्रिएट हुए हैं। और ये क्रिएट होने के बाद बेटे क्या हो रहा है कि जो डायरेक्ट सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है वो हमें स्ट्राइक करेंगे और उस वजह से बेटे स्किन कैंसर हो जाएगा। तो इसलिए बेटर है कि आप बेटे जो ये ह्यूमन एक्टिविटीज है, नो डाउट आप ह्यूमन एक्टिविटीज को रोक नहीं सकते, अलबत्ता कंट्रोल जो है हमारे पास जो डिफरेंट गाड़ीज है या जहां से ज्यादा पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन को बेटे रिड्यूस कर सकते हैं। पोल्यूशन को हम खत्म नहीं कर सकते लेकिन अलबत्ता पोल्यूशन की रेट जो है उसको कम कर सकते हैं। बहुत सारी मेथड्स इस तरीके के हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन आप करेंगे, वरना ज्यादातर डिफॉरेस्टेशन होता है उस वजह से भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हुई है। यहाँ पे वो टॉपिक नहीं है, वरना मैं आपको बता देता कि डिफॉरेस्टेशन से क्या हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। ये चीज हमें यहाँ पे बेटे डिस्कस नहीं करना है। तो अब इस तरीके से बेटे आप देख सकते हैं कि ओजोन जो है, ओजोन लेयर इज बीइंग डैमेज्ड बाय यूज ऑफ केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या इस तरीके के हमारे पास कुछ केमिकल्स है जो रेफ्रिजरेटर से निकलते हैं और इन्होंने बेटे ओजोन में होल्स क्रिएट किए हैं। और ओजोन होल क्रिएट होने की वजह से डायरेक्ट बेटे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आप देख सकते हैं, सन से डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है हम तक आ सकते हैं। और कहा जाता है कि अंटार्कटिका में ओजोन होल्स हुए हैं, और जहां भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन किसी भी शख्स को बेटे क्या करे, हाँ,
जहां कहीं पे भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन किसी शख्स को भी बेटे स्ट्राइक करेगा तो वहां पे उसको स्किन कैंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटे हमारे पास मैनेजिंग द गार्बेज। हाँ, गार्बेज वी प्रोड्यूस। हमारे पास बेटे आपको पता ही है मतलब जहां ह्यूमन एक्टिविटीज होती हो वहां गार्बेज वगैरह कूड़ा करकट तो प्रोड्यूस होता ही है। अब बेटे उसको किस तरह से मैनेज करेंगे, सबसे पहले आपको देखना है कि हमारे पास दो तरह के वेस्ट होता है। एक बेटे बायोडिग्रेडेबल होता है और दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसा वेस्ट होता है बेटे जो डिकम्पोज हो सकता है। तो ऐसे वेस्ट को क्या करना चाहिए, किसी जगह पे लैंड फिल करना चाहिए, किसी जगह पे जमीन के अंदर डालना चाहिए ताकि वो जमीन के अंदर बेटे सड़ जाए। और अब अगर हमारे पास कोई नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको इस तरीके के प्रोसेसेस करने चाहिए ताकि अगर फॉर एग्जांपल आपको लगता है जमीन के अंदर डालेंगे तो ये जमीन को ज्यादा पोल्यूट करेगा या जलाएंगे ज्यादा एयर पोल्यूशन करेगा, फिर इस तरीके का ट्रीटमेंट दे दो ताकि लीस्ट से लीस्ट कम से कम बेटे टॉक्सिन रिलीज हो जाए। हाँ, ओके, इस तरीके से बेटे आपको क्या करना है, जैसे लैंड फिल्स करने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई वेस्ट है, लैंडफिल कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी कहा ऑर्गेनिक वेस्ट या बायोडिग्रेडेबल होगा, या किसी चीज को बेटे आप रिसाइकल भी कर सकते हैं, उस वजह से भी गार्बेज जो है कम हो जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड मैन्योर, अगर आपके पास ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट है काउडंग वगैरह, उससे हम बेटे बायोगैस और मैन्योर भी हासिल कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट इंक्रीनेशन, मतलब वही टेक्निक जो मैंने आपको कही है कि अगर ज्यादा टॉक्सिक है उसको कोई ऐसी प्रिपरेशन करो ना, मतलब उसको जला दो एट हाई टेम्परेचर ताकि जो स्मोक वगैरह है कम प्रोड्यूस हो जाए। और टॉक्सिन्स भी जो है, टॉक्सिन मतलब आप टॉक्सिन को रोक नहीं सकते, केमिकल को रोक नहीं सकते, एनवायरनमेंट को पोल्यूट होने से रोक नहीं सकते। अलबत्ता एक चीज तो कर सकते हैं कि आपके पास जो पोल्यूशन की रेट है, पोल्यूटेंट्स की जो रेट है, टॉक्सिसिटी जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। और उसके बाद बेटे आप सीवेज ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। और आपको पता ही है कि हमारे पास कि डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स हो गई है, मतलब जो हमारे पास इन्वायरमेंट पोल्यूट हो गया है। अब इन्वायरमेंट को किस तरह से बचाया जाएगा, इन्वायरमेंट को बचाने के बेटे बहुत सारे तरीके हैं। जैसे एक तरीका मैं आपको बता दूं बेटे, सबसे बेटर तरीका जो है वो एफॉरेस्ट्रेशन है। इसी तरीके से खाली फॉर एग्जांपल एयर पोल्यूट हो गया है तो एफॉरेस्ट्रेशन कर सकते हैं। वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास बेटे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स आते हैं, वो लगा सकते हैं। या एयर को बचाने के लिए एयर फिल्टर्स आ रहे हैं, एयर फिल्टर कहीं पे इंस्टॉल कर सकते हैं। या इसी तरीके से हमारे पास जो ऑटोमोबाइल्स है जो डीजल पे पेट्रोल पे चलती है, जहां आपको लगता है कि हाँ ज्यादा टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो रहे, तो जैसे हमारे पास ई ऑटोज है, आजकल ई व्हीकल्स है, और उस चीज की वजह से जो पोल्यूशन की रेट है वो दिन ब दिन कम हो रही है। साइंस एंड टेक का जमाना है, तो जो पोल्यूशन की रेट है आपकी ओर से भी हमारे ओर से भी मतलब ऐसा कदम होना चाहिए ताकि पोल्यूशन दिन ब दिन बेटे कम हो जाए। और मुझे लगता है कि आप इस एनवायरनमेंट को लेके जितना मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड का हम सिलेबस पढ़ रहे हैं बेटे, इतना काफी है, इट इज मोर देन सफिशिएंट बेटे। तो अगर बेटे आप इस चीज को डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे, इन वीडियो लेक्चर्स को, आपको कई और सोर्स की पास या कोई किसी और सोर्स को ढूंढने की बेटे कोई जरूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह अब हम कोई एक, और हमारे पास अभी 2-3 यूनिट्स पेंडिंग है क्लास 10th के, तो आ जाएंगे वो लेक्चर्स लेके इंशाल्लाह। ठीक है, और टिल देन अल्लाह हाफिज बेटे।